हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको ऐसा पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हो रहा है और उसी में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में हम लोग अपने चैप्टर में कंटिन्यूस आपका आगे बढ़ रहे हैं और हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं। क्लियर है बच्चे। जैसे हमने उपभोक्ता के बजट सेट को देखा, बजट रेखा को देखा, आज हम इष्टतम मान क्या है उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर के अंतर्गत। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को पढ़ेंगे, आपका रिवीजन करेंगे, प्रॉपर वहां उनको देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको साथ में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मैं अगर आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा वैसे तो, लेकिन साथ में आपको ध्यान भी रखना है। अब देखिए, जैसे आपके ग्राफ बनते हैं, देखिए ये दो एक्सेस होते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह से एक्सेस होते हैं। हम इसको यहाँ जीरो बेस मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? जीरो बेस हम इसको मानते हैं। इसी के साथ जो हमारी एक वस्तु होती है, मान लीजिए कोई हमारी वस्तु यहाँ आम है, हम उसको इस पर आपका दिखाते हैं। ये कुछ हम लोग अपने हिसाब से जो भी नंबर हमको रखने होते हैं, हम उनको नंबर रख सकते हैं, कुछ भी नंबर में उसको देख सकते हैं। दूसरा बच्चों, हम यहाँ जो आपका केला मान लीजिए हमारी दूसरी वस्तु है, हम इसको रखते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि उस दूसरी वस्तु को हम लोग यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम लोग आपका नंबर मानते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, उसको बनाना है, तो हम लोग ग्राफ के हिसाब से इन सारी चीजों को, जैसे जहां तक हमारा ग्राफ होगा उस तक हम उसको बना सकते हैं। क्लियर है? या आप मान लीजिए अगर ऊंचा बना है इस प्रकार में भी। अब ये जो आपका ग्राफ है, ये हमको देखना होता है कि कौन सा ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। कितनी बार क्या होता है, जो आपका ग्राफ होता है हम सीधे ही बना देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं। हमको ये सब चीजों के बारे में, जितना भी आपका ग्राफिकल जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, हम लोग उस पर विशेष ध्यान देकर चलेंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें ग्राफ की बहुत बड़ी वैल्यू है। उसको बनाना, जो सारणी दी गई उनको समझना, आलेख को समझना, ये अपने आप में आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो भी है। और एक इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ग्राफ को समझना, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को समझना, जो हम लोग अपने चैप्टर में जारी रखेंगे। और छोटी छोटी बच्चों आपको थोड़ी की आपको मैथमेटिकल जो आपका प्रोसेसर है वो आपको आना चाहिए, कि हम अगर इन नंबर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, उनका और गणितीय रूप क्या विस्तार हो सकता है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप इनको आते हैं तो मान लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो आज हम कुछ नए ग्राफ भी समझेंगे और कुछ थ्योरी को भी पढ़ेंगे। सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग जो है निरंतर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको सब चीजें बताएं और आपको समझा चुके। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान होगा, इसके अंतर्गत आप बजट रेखा को पूरा देख लिए थे अच्छे से। बजट रेखा वो आपका देखने के बाद आपको ध्यान होगा बजट सेट में जो आपका बदलाव है, उस बदलाव की पूरी स्थिति को भी क्या है आप देख चुके थे, कि बजट सेट में किस प्रकार से आपका बदलाव होता है, क्या उसकी चीजें हैं, कैसे हम वहां उनमें बदलाव करते हैं। इन सब चीजों को आप लोगों ने चैप्टर के माध्यम से देखा। और साथ ही में आप ये भी देख रहे थे कि कैसे हम इस सारणी को इस मैथमेटिकल रूप में आपका लिख सकते हैं, ये भी आपने चैप्टर के माध्यम से आपका समझ लिया था। इनकम को भी हम कैसे डिनोट करते हैं, हमने देखा था कि जो हमारी पहली इनकम है एम, और नई इनकम को हम एम डॉट से डिनोट कर रहे थे। क्लियर है? और साथ में हमने देखा अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो हम उस वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे, या तो बराबर होनी चाहिए या फिर जो इनकम है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम किसी वस्तु को, किसी चीज को, हम लोग किसी बंडल को आपका खरीद सकते हैं। ये आपको सब चीजें आपको ध्यान रखनी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सब रिवीजन कर लिया होगा, आपको निरंतर देख लिया होगा। अब आपको देखना है, थोड़ी चीजें आपको समझनी है ये ग्राफ के माध्यम से, ताकि आप इन ग्राफ को बहुत अच्छे से देख सकें, आप पढ़ सकें, समझ सकें। देखिए, दो चित्र हैं आपका 2.10 में, ए और बी, दो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने है। वस्तु सेम है, आम और केला। ध्यान दीजिए, आम और केला, इतना आपको पता है। हम बेसिक चीज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ ए पर हम लोग अपनी बात करने वाले हैं, और ए को ही अपनी चीज हम लोग अपने ग्राफ से शुरू करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ आए।
ध्यान दें, पूरी तरह से फोकस रखिए अपना बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आम और केला। अब आप मुझे बताइए, एम क्या है इसमें? एम इनकम है, और P2 क्या है? जो आपकी वस्तु है, जो आम है, उसका क्या है ये बच्चों? ये उसका मूल्य है, ये इसका रेट है। क्लियर है? और M इसमें क्या दिखाया गया है? तो M इसमें है आय, कैसी है उसकी? इनकम क्या है? इनकम को F से दिखाया गया है। और दूसरा देखते हैं, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, कोई इनकम में कोई चेंजेस आया, जो इनकम इंक्रीज हुई है उसको M डॉट से दिखाया है। कैसे दिखाया है? M डॉट, इस तरह से बना हुआ है। क्लियर है? इतना तो आप इसमें अब तक, ये एक बेसिक चीज है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं बहुत टाइम से, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बच्चे नए जुड़े हों उनके लिए। आप देखिए, अब ऐसे ही इस लाइन को उन्होंने बताया कि पहली इनकम जो थी, अगर आप इसमें देखेंगे, ये देखिए M1 अपॉन P2, एक ये लाइन ड्रॉ की है, कोई यहां आपका नंबर रहा होगा, और इस तरीके से जो ग्राफिकल बना है, आम और केले का कोई आपका सेट रहा होगा, कोई आपका बजट रहा होगा। क्लियर है? अब इसमें क्या हुआ कि इस वस्तु में क्या हुआ? आपका बदलाव हुआ। अब देखिए, M डॉट अपॉन P2 और M डॉट P1, इसमें कुछ चेंजेस हुआ। कैसा हुआ? आपका चेंज हुआ। अब देखिए, इनकम को हम लोग आपका देखे थे कि हम M से डिनोट करते हैं, और बदली हुई चीज को हम लोग, बदली हुई इनकम को M डॉट लगाते हैं। अगर मुंह इसकी तरफ है तो आप कहेंगे कि ये इनकम ज्यादा है इसकी तुलना में। कौन ज्यादा है? ये वाली। क्लियर है? अगर आप यहां देखेंगे तो जो पहली इनकम है वो इनकम कैसी हो गई है? घट गई है। अगर बढ़ती तो ये ग्राफ जो थी, लाइन ऊपर आनी चाहिए थी, ये कैसे आई है? इसके नीचे की साइड आई है। यानी कि जो इनकम है, उस इनकम में कुछ चेंज हुआ है। अब चेंज किस दिशा में है? आपका ऋणात्मक है कि पॉजिटिव है? हमको ये भी देखना है। तो जैसा कि हमने देखा, हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो ग्राफ कैसा है? आपका ऋणात्मक है। और जब घट रहा है तो तीर, अब देखिए, ये तो वो कंडीशन है जब आपका P1 M2 है। मान लीजिए दूसरी इनकम और डिफरेंस में चेंज हो जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए, M डॉट आपका P2 डॉट 1, तो अगर इनकम घटी है तो इस तरह आएगा, और बढ़ती तो यहां जाता। अब देखिए, इस कंडीशन में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? आपका घट रहा है। क्या हो रहा है? आपका घट रही है। और घट रही है तो एरो ये साइड जो दिखाता है इस तरह से, ये आपका प्लस का बढ़ते हुए, और नीचे की साइड में इस तरह आपको दिखाता है माइनस एरो। अगर आप इसको देखेंगे तो इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि जो इनकम है पहली वाली ज्यादा है, ये देखिए, दूसरी M डॉट वाली कम है, तो इसलिए तीर कैसा लगा? इस साइड में। और अगर आप बी को देखेंगे तो बी में कोई पहले इनकम रही थी और वो इनकम में कुछ चेंज हुआ M डॉट, तो यहां M डॉट की तरफ देखिए, जो मुंह है वो M डॉट की तरफ ज्यादा है। ये जो आपका साइन बना हुआ है ये दिखाता है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा, मान लीजिए, वो कैसा होता है? बड़ा होता है। और इस तरफ उसका बैक नहीं होता, वो कैसा होता है? माइनस होता है। आपने 10th क्लास में इस मैथमेटिकल आपके प्रोसीजर को पूरा पढ़ा होगा। क्लियर है बच्चों? तो आप यहां देख सकते हैं, उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे क्या स्थिति आपकी हो रही है। क्लियर है? आप इसको ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। बस स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको देखते हुए चलना है। अब आप इसमें देखिएगा, देखिए, पहले कुछ इनकम थी M अपॉन P2, और आपका केले की कोई रही होगी M अपॉन P1। अब इसमें चेंजेस हुआ। चेंजेस किस में होगा? जो आदमी की इनकम है उसमें कुछ बदलाव हुआ, पहले से कैसी हो गई? बढ़ गई। तो बढ़ी है तो लाइन कहां की तरफ गई? आगे की तरफ। तो एरो का निशान कैसे दिखा रहा? इस दिशा में। अगर मान लीजिए ये दोनों ग्राफ आपको मिले हों और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इनकम को निगेटिव दिखाता है? कैसा दिखाता है? वो आपका निगेटिव दिखाता है। और कौन सा ऐसा है जो वो आपका पॉजिटिव दिखाता है? बच्चों, तो क्या बताएंगे आप मुझे? तो आप कहेंगे जो ए ग्राफ है, उस ए ग्राफ के अंतर्गत हम लोगों को निगेटिव वो आपका दिखाता है। क्या दिखाता है? आपका निगेटिव दिखाता है। और बी क्या दिखाता है? आपको पॉजिटिव। इसमें ए में जो इनकम है घट रही है, और जो आपका बी है उसमें इनकम आपकी बढ़ रही है। इतना आप लोगों ने देखा। अब देखिए, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं इसके विषय में।
कि वस्तु के उपलब्ध बंडल सेट का वह बदलाव जो उपभोक्ता की आय में बदलाव के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि जैसे आप जो बंडल को चेंजेस दिखाई देंगे इस ग्राफिक में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उपभोक्ता की इनकम है उसके चेंज के अनुसार ही आपको रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। आय की कमी हो जाने पर बजट रेखा समांतर अवक स्थानापन्न होती है। जैसे पैनल ए में आय की वृद्धि से बजट सेट का समांतर जावक शिफ्ट हो गया। ये जावा है, जो लाइन है कैसी हुई आपकी? शिफ्ट होगी। इनकम बढ़ी तो इस दिशा में, घटी तो इस दिशा में आप लोगों को मिली, जैसा कि पैनल बी में दिखाया गया है। ये आपने इतना पढ़ लिया। अब देखिए ये फिर वही आपका ग्राफिकल आपका प्रेजेंटेशन है। अब मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, सीधा थ्योरी पे चलूंगा। P1, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप फिर बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैंने बीच में बताया था। मान लीजिए बच्चों, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि बहुत चीजें बदलेंगी अब इस समीकरण में। एक वस्तु की कीमत P1, मान लीजिए कोई आपकी पहली वस्तु थी आम, उसका रेट था P1, और अब क्या हो गया बच्चों? अब देखिए पहले हमने देखा, पहले चेंजेस आया हमारी इनकम में, तो पहले इनकम बदली तो इनकम क्या हो गई? P डॉट, M डॉट सॉरी, यानी ये क्या था आपका? बदलाव था आपका। जो कहां बदलाव था? ये वो बदलाव था जो हमारी आय में आया। किस में आया था? हमारी इनकम में। अब जो आपका वस्तु के रेट में जो बदलाव आ रहा है, पहले रेट क्या था? पुराना P1, अब वस्तु का रेट कुछ बदल गया और वो रेट हो गया P1 डॉट। अब देखिए वस्तु का रेट बदल के P1 डॉट हो जाता है, परंतु दूसरी वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय नहीं बदलती। यानी कि इनकम कैसी बनी रहेगी? स्थिर बनी रहेगी। इनकम में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि वस्तु के रेट में, यानी कि पहले वाले में इनकम बदली और दूसरे वाले में क्या बदल रही है? वस्तु का रेट बदल रहा है। तो दोनों की प्रोसेस को हम लोगों को समझना है, उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन कहां किस समय बदल रहा है। अगर हम लोग ये सब चीजें ध्यान रख के चलेंगे तो मान लीजिए टॉपिक हमें बहुत आसानी से समझ आता चला जाएगा। P1 से क्या हो गई? P.1 हो जाती है, परंतु दूसरी वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय में बदलाव नहीं होता। यानी कि एक ही वस्तु का रेट बदला है, दूसरी का नहीं बदला, और ना ही कोई इनकम में चेंजेस आए हैं। अब 1 की नई कीमतों पर उपभोक्ता सभी बंडल X1 X2 खरीद सकता है, अर्थात P1 डॉट X1 प्लस P2 X2 बड़ा होगा, इनकम ज्यादा होगी, बराबर होगी उस बजट रेखा से। अब देखिए बदलाव किसमें है? केवल एक वस्तु में। किसमें है? जो आपकी एक वस्तु है उसी का जो मूल्य है, एक वस्तु का जो मूल्य है उसी वस्तु के मूल्य में बदलाव है, और वो बदलाव क्या है? P.1। आप देखिए दूसरे में कोई बदलाव दिखाई दे रहा पूरी समीकरण में आपको? तो नहीं। यह बजट रेखा का समीकरण होगा। किसका होगा बच्चों? ये आपको बहुत जरूरी ध्यान देना है। ये किसका होगा बच्चों? ये बजट रेखा का समीकरण होगा। आप इसको इतना ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते चलेंगे। अब इस समीकरण को हम दूसरा किस प्रकार से लिख सकते हैं, यह भी हमको देखना बहुत जरूरी है। जैसे 2.10 को हम आपका समीकरण मिली है, सिंपल सा वही किया, x2 को बाहर ले लिया, m1 अपॉन P2 माइनस कर दे, जो चीज प्लस में थी उसको माइनस कर लिया, P.1 अपॉन P2 इसको, और मल्टीप्लाई में x रख दे, क्योंकि जो चीज गुणा में होती है, जो चीज भाग में होती है वो आपके मल्टीप्लाई में आ जाती है। क्लियर है? इसको है इन्होंने गुणा में रखा। ठीक, ध्यान दीजिए, नई बजट रेखा को ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की तरफ, क्लियर है, ऊर्ध्वाधर अंतःखंड वैसा ही है जैसा कि केले की कीमतों में बदलाव आने से पहले बजट रेखा के ऊर्ध्वाधर अंतःखंड था। यानी कि सेम वही ग्राफ रहा आपका जो बच्चों किसमें था, पहले आपकी जो आपके केले की कीमत में कुछ चेंज हुआ था, उसी तरह का आपको बजट देखने के लिए मिलेगा। अभी हम ग्राफ देखेंगे तो उसमें स्थिति का पता लगेगा कि इनकम बदलने से या वस्तु का रेट बदलने से, और वस्तु दोनों का रेट नहीं, एक का रेट बदलने से, कीमत बदलने से किस प्रकार का जो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जो हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग अपने लेक्चर में ये देखे थे ना बच्चों, कि किस प्रकार से बजट रेखा का हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक, अब देखिए बजट रेखा की परिवर्तन तथा क्षैतिज अंतःखंड कीमत में बदलाव के पश्चात बदल गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कीमत बदलेगी तो जो वो लाइन है, जो आपकी परिवर्तन है, चाहे वो क्षैतिज हो ऊर्ध्वाधर, उनमें चेंजेस आएंगे, और डिपेंड करता है कि वस्तु ऊर्ध्वाधर में है या आपका क्षैतिज में है। ये हमको देखने की आवश्यकता है। यदि केले की कीमत बढ़ती है तो अर्थात P1 डॉट बड़ा होगा, किससे? पहली वाली वस्तु से।
अब हम तो देखे थे जिसकी तरफ आपका मुंह होता है उसका कीमत कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो बजट रेखा की प्रवणता निरपेक्ष मूल्य से बढ़ जाता है और इस प्रकार बजट रेखा अधिक प्रवण हो जाती है। यह ऊर्ध्वाधर अंतःखंड के आसपास के आवक की ओर हो जाती है। क्षैतिज अंतःखंड गिर जाता है। यदि केले की कीमत घटती है अर्थात P1 बजट रेखा की प्रवणता निरपेक्ष मूल्य घटाता है तथा इस प्रकार बजट रेखा अधिक सपाट हो जाती है। यदि ऊर्ध्वाधर अंतःखंड के आसपास जीवक की ओर है तब क्षैतिज अंतःखंड बढ़ता है। केले की कीमत में बदलाव के परिणाम स्वरूप उपलब्ध बजट सेट का बंडल, जबकि आम कीमतों में उपभोक्ता क्या है, सामान्य रहती है। आप इसको चित्र 2.11 के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप बच्चों यहां आपको समझने की आवश्यकता है पहले ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर है। अगर आप ये अंतर कर पाए तो मान लीजिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। ये आपको इसमें देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से कैसे आपकी चीजें बदलती हैं। ये सब चीजें आप इसमें जो है बच्चों देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें जितना भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है इसमें सबसे बड़ा फेर होता है आपके समझने का कि आप समझते कैसे हैं। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले देखिए अब ये हमारी वस्तु है आम। आम का रेट है PM/P2 यानी कि M हमारी इनकम है, P2 उसका रेट है। ठीक, अब कुछ आपका बदलाव हुआ किसी बंडल सेट में। ठीक है, पहले जो आपका मूल्य था देखिए उस मूल्य के अकॉर्डिंग हमारी वस्तु थी P/M। देखिए ये तो रेट है उस मूल्य का आम का, इसमें कोई आपका बदलाव नहीं है। इस वस्तु में क्या नहीं है, जो रेट है उसमें कोई आपका बदलाव नहीं है। किसमें बदलाव नहीं है, जो आपका रेट था। और आम में कोई चेंज किसी प्रकार का हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। अगर हम लोग केले की बात करते हैं तो केले का रेट इसमें हम लोगों को बदला हुआ नजर आया। जैसे पहले रेट था M/P1, अब इसका कुछ नया रेट हो गया। अब नया रेट कैसा हुआ, कम हुआ कि बढ़ा? तो बच्चों कम हुआ। और वो रेट क्या हुआ, कम। अगर रेट कम होगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, आइए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि ग्राफ में देखिए M/P1 पहला रेट था, अब रेट बदला यानी कि घटा है तो M/P.1 अब घटा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन है इससे पीछे ही रहा होगा। बढ़ेगा तो इसके आगे आएगा, कैसा है, पीछे रहा होगा। और जब पीछे गया तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इसका बदला हुआ कुछ रेट था। तो केले का वैल्यू नहीं बदली, तो इसलिए दोनों ग्राफों को एक ही पॉइंट से उठाया गया है। अगर मान लीजिए केले यहां आम की वैल्यू कुछ आपकी बदल जाती तो आम की वैल्यू बदलने के साथ में आपको एक अंतर जो है वो आपको दिखाई देता। मान लीजिए अगर ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू बदलती M/P1.2 तो शायद एक ग्राफ यहां से उड़ जाता ये वाला, या फिर ये और जो कोई कुछ चेंज होता तो वो ऐसे उठ सकता था। तो ये अंतर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। अब ऐसा ही इस साइड में देखें कि दूसरे में क्या हुआ। यहां तो जो आपका केला था उसका मूल्य कैसा है बच्चों, घटा, उसकी वस्तु रेट घटा। पहले आपकी P1 थी और दूसरी मूल्य हो गया P.1 और ये कैसी रही आपकी, कम रही। लेकिन इसकी स्थिति में देखेंगे जो आपका रेट था P1 अब इसमें आपका बराबर नहीं रहा बल्कि बढ़ा P.1 और बढ़ा है तो हम देख सकते हैं कि आम के रेट में कोई चेंज नहीं है। ये केले का पहला मूल्य है और बढ़ा हुआ नया रेट ये है M/P.1। तो उसको आगे ग्राफिकल रूप में दिखाया गया है। बस यही चीज इनकम का है। इनकम में कैसा है आपका, केले में कैसा है। अगर आपका आम के रेट में चेंज होता तो आप समझिए, अगर इसमें हम लोग आम के रेट में आपका चेंज करते तो केले का बिंदु यही रहता और आम के दो हो जाते, एक मान लीजिए यहां और एक मान लीजिए यहां, ऐसे इसी पॉइंट से उड़ जाते। ये आपको ध्यान रखना था, ये आपको देखना था। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना आप लोगों को समझ आया हो, इतना आप लोगों ने देख लिया। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर हम लोग चलते हैं।
थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं और हम बात करेंगे आज इष्टतम चयन की। बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, वस्तु के उपलब्ध बंडलों में बंडल सेट के बदलाव के परिणाम स्वरूप केले की कीमत में बदलाव। अब जितना भी हमने चेंजेस देखा है, घटता, ये हमने घटती पोजीशन में देखा है रेट को, घटाव में, और ये हम क्या देखा जब आपका बढ़ा है उस स्थिति में हमने देखा है। केले के परिणाम स्वरूप जो कीमत है, आपकी कीमत में वृद्धि को देखा था, और जो उसकी प्रवणता बनी वो कैसी है, अधिक, यानी कि यहां बन रही थी आपके ऊपर की दिशा में। कैसे बन रही थी, जो आपकी दिशा है ऊपर, वहां उसकी दिशा में बन रही थी। क्लियर है। पैनल ए में आपका दर्शाया गया है, जब केले की कीमत कम होती है तब वो सपाट बनती है, जैसा कि बी में दिखाया है। हम इन दोनों की चीजों को बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं, उसको हम ऐड कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे उपभोक्ता का इष्टतम चयन। सबसे पहले उपभोक्ता की इष्टतम चयन की परिभाषा को आज हम लोगों को देखना है और लिखना है, ताकि हम इसको समझ सकें बहुत अच्छे से कि उपभोक्ता के इष्टतम चयन का मतलब क्या है, हम उसको समझ सकें। क्लियर है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल रेडी रहना है ताकि हम लोग इष्टतम चयन की परिभाषा को लिख सकें। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, देखिएगा इष्टतम किसे कहते हैं। समझिएगा, देखिए इष्टतम उस बिंदु को कहते हैं जहां उपभोक्ता अपनी समग्र आय उस वस्तु पर खर्च करता है। क्या करता है, उस पर खर्च करता है। इष्टतम चयन, या आप कहेंगे कि इष्टतम उपयोग किसको कहते हैं। इष्टतम वह बिंदु को कहते हैं जहां उपभोक्ता अपनी आय का समग्र आय अपनी उस वस्तु पर या उस चीज पर आपकी खर्च करता हो। क्लियर है। तो हम उसको कहेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा। उपभोक्ता का इष्टतम चयन, बजट सेट में सभी बंडल शामिल हैं। हर बंडल होता, बिल्कुल सही बात है। जो भी उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हो, उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोक्ता मंडल का चयन करता है, यानी जितने भी आपके बंडल दिए उनमें से किसी एक का चयन करता है। परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपनी उपभोक्ता बंडल का चयन करना किस आधार पर करता है। अर्थशास्त्री में यह माना गया है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपनी उपभोक्ता मंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार करता है। देखिए, जो भी बंडल का वो चयन कर रहा है, उसकी क्या रुचि है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, उसके अनुसार मंडलों के आधार का चयन करता है। सामान्य रूप से माना गया है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडल सेट के विषय में अच्छी तरह से स्पष्ट अधिमान है कि वह किन्हीं दो बंडलों की तुलना करके दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है या प्रेफरेंस दे सकता है, या आपका तटस्थ जो है वो आपका बना रह सकता है। ये हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है। पिछले दो भागों में हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडल सेट के विषय में चर्चा की और उनके बंडलों की अधिमानता के विषय में भी बात की। किस बंडल का यह चुनाव करती है, अर्थात में साधारणतः मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपयुक्तशील व्यक्ति होता है
उपयुक्तशील व्यक्ति को स्पष्ट है कि यह जानकारी होगी कि उसके लिए क्या अच्छा है। ध्यान दीजिए, कौन मानते हैं? अर्थशास्त्री। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वह किसी तरह स्थिति में सदा इसका प्रयास करता है कि अपने मित्रों के लिए सबसे अच्छे को ही प्राप्त करे। अतः उपलब्ध बंडल सेट में के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, अपितु वह अपने अधिमान के अनुसार कार्यवाही भी करता है। उपयुक्तशील उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध मंडलों में सदा वही मंडल चुनता है जो उसे सर्वाधिक अधिमान देता है, यानी कि जो उसको सर्वाधिक सेटिस्फेक्शन देता है। क्लियर है? पिछले भागों में देखा है कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध हैं तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में अधिमान प्राय अनादिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप में वर्णित किया जा सकता है। उपयुक्तशील उपभोक्ता की समस्या यह होती है कि अपने उपलब्ध बंडल सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अनादिमान वक्र को बिंदु पर कैसे पहुंचे, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको कैसे मिले, ये उसकी आपकी सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी उपभोक्ता की। ये हम लोगों को आपका देखना होता है, इन सब चीजों के बारे में जानना होता है कि वह कैसे किस प्रकार से वहां तक आपका पहुंच सकता है। बच्चों क्लियर है? अगर हम इन सब चीजों को देखेंगे तो हम इन चीजों को बहुत अच्छे से आपका जान सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत बच्चों इतना ही, क्योंकि समय भी आपका समाप्त हो रहा है। हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम जो पढ़ने पढ़ाने का काम है वो आपका जारी रहेगा। फिर भी आपको जाते जाते मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूं। देखिए, जैसे हमारा जो आपका ग्राफ बनता है, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए ये आम है और ये क्या है आपका? केला है। अगर आम की जो कीमत है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या है? जो आम की जो कीमत है, अगर वो स्थिर है, स्थित है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अब देखिए, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं है और केले की वस्तु में बदलाव है, मान लीजिए ये देखिए, ये हो गया आपका M1/P1, इसमें कोई बदलाव नहीं है। P2 मान लीजिए दूसरी वस्तु है और ये केले की पहला रेट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर वस्तु का जो चीज रेट है, पहला रेट था आपका P और कुछ आपका बदलाव हो गया, अगर केले में बदला है तो P1, आम में बदलता तो P2, बदलाव किस में हुआ? केले में, तो P.1 हो गया। अब ये हमको देखना है कि P.1 में और ये जो आपका चेंज हुआ है, घटा है कि बढ़ा है। अगर देखिए घटा है तो घटेगा तो यहां आएगी वो कीमत, और वो कीमत होगी नहीं M1P.1। और दूसरा मान लीजिए अगर आपका कीमत बढ़ा है, मान लीजिए कीमत बढ़ा है, तो कीमत पहला वाला M ये होगा और नहीं बिंदु पर बढ़ा हुआ M/P1। तो इस प्रकार हमको देखना है कि कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, घट रहा है। इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है। क्लियर है बच्चों? ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब अगर हम लोग जो आय का था, हम लोग आय वाले को भी आपका देखे थे और इसको हम लोग आपका जान लिए थे। क्लियर है कि क्या किस प्रकार से वो आपकी चीजें हैं और कैसे हम उनको आपका देख रहे थे। अब देखिए, अगर हम लोग आय वाले की बात कर रहे थे तो आय वाले में दो हमको ग्राफ में बनाए थे हमने। देखिए, मैं आपको बना के सिखा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें कि किस प्रकार से ग्राफ बनते हैं। और ये आम और ये केला, ये आपकी वस्तु है, यहां भी आपका केला और यहां भी आपका आम। और जैसे जो आय है बच्चों, उसको हम कैसे दिखाते हैं? M में। और आय अगर बढ़ी है तो M.डॉट से, तो ये बढ़ भी सकती है और आपका देखिए घटेगी भी और बढ़ेगी भी। मान लीजिए आय ये थी, कोई वस्तु यहां आपने खरीद ली उस बंडल पर, क्योंकि वस्तु के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। मान लीजिए अगर आय आपकी M से M.डॉट हो गई, अगर घटी है तो पीछे की तरफ, क्योंकि ये लाइन इससे तो आपका कम ही रहा होगा, और अगर बढ़ी है तो इससे तो बढ़ेगी, तो ये आगे बढ़ेगा, तो ऐसे M=M.डॉट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है, कैसे ये सारी चीजें। क्लियर है बच्चों? तो आज के लेक्चर में इतना ही, समय समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लासें हैं।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको समझ आई होगी, आप इसको देख सकते हैं, आप इनको जो भी आपके बदलाव हैं, कैसे उनमें आपके चेंजेस आए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।